गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो सही आ रहा है सबका? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे हम पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, है ना। एक ही पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइटली मेनी वेज होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी वेज से आप किसी एक पॉइंट को डिनोट कर सकते हो। उसके बाद हमने ये चेक किया था कि अलग अलग तरीके से आप दोनों में किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। हमने रेक्टेंगल से पोलर में कन्वर्ट किया था किसी भी टाइप के इक्वेशन को, है ना। और किसी भी टाइप के रैंडम इक्वेशन को आप पोलर से कार्टेशियन में भी जा सकते हो। बस जो कन्वर्जन का रूल है x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, बस हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। जैसे अगर सिमेट्रिसिटी की बात करें इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो अगर हम यहां पे सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म, तो अगर कोई पोलर फॉर्म में है उसमें अगर सिमेट्रिसिटी आपको चेक करना है तो एक तो तरीका है कि आप उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद फिर आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, है कि नहीं। आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करके इस चीज को देख सकते हो। लेकिन अगर आप कार्टेशियन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, सिंपली आप पोलर में ही इक्वेशन को रख रहे हो, ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो जो हमारे पास आर थीटा का फॉर्मेट होगा, अगर आप इसको थीटा के जगह पे माइनस थीटा पुट करोगे, है ना, हमने क्या किया, थीटा के जगह पे माइनस थीटा पुट किया, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से सोचो कि आर हमारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, और थीटा हमारा क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट में चला गया, है ना। तो अगर ये सिचुएशन होगा तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आती है ना, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती है आपके पास, तो अगर ये इक्वल हो जाएगा तो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, है कि नहीं। आप थीटा में चेंज कर रहे हो तो यानी जितना थीटा, आप डायरेक्शन आपको याद होगा थीटा का, है ना, ये हम एक्स एक्सिस से चेक करते हैं। तो अगर आप एक्स एक्सिस से थीटा ऊपर जाओगे और माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि यहीं से हम नीचे चले जाएंगे, है ना। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, अबाउट एक्स एक्सिस, है कि नहीं, जैसे हमने पहले किया था। और अगर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिखे, है ना, ये हमारा ओरिजिन है और अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे ये हमारा यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये आर था और ये थीटा था। हम क्या कर रहे हैं, आर और माइनस थीटा कर रहे हैं, तो माइनस थीटा जाएंगे तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इस तरफ में, है ना। ये थीटा का डायरेक्शन था, ये माइनस थीटा का डायरेक्शन है, और आर तो हमें अभी भी कहां जाना है, आउटवर्ड ही जाना है कि नहीं। तो ये अभी भी क्या है, आउटवर्ड ही है। तो आउटवर्ड आओगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, है ना। और अगर आप यहां पे पहुंच गए तो इस पॉइंट पे बताओ, ये दोनों अगर सेम हो जाता है ना, जैसे हमने यहां बोला ये दोनों सेम है, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। अब देखो इसी चीज को कोई, क्योंकि हमें पता है कि एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइटली मेनी वेज है ना, तो इसी चीज को कोई दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। मान लो हम इस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है,
तो ये एंगल तो एक्चुअली में माइनस थीटा है, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को करें और अगर हम यहां पे पहुंच जाएं, ठीक है, तो इस लाइन का एंगल कितना होगा, यहां से कितना होगा, पाई माइनस थीटा। यानी इसी पॉइंट पे पहुंचने का आपको, अगर थीटा को आपको माइनस थीटा नहीं पुट करना है तो आप क्या पुट कर सकते हो, पाई माइनस थीटा पुट कर सकते हो। लेकिन पाई माइनस थीटा पुट करोगे और आर को सेम रखोगे तो आप इस तरफ पहुंच जाओगे, लेकिन हमें इस तरफ पहुंचना है तो क्या करना होगा, आर को भी माइनस आर करना होगा, है ना। तो ये दोनों कंडीशन सेम ही चीज को डिनोट कर रहा है। ये चीज क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। ये दोनों चीजें सेम, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो सेम चीज को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो ये चीज किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है कि नहीं, है ना। तो हमें यहां पे एक्स वाई के टर्म में नहीं सोचना है, आर और थीटा के टर्म में सोचना है। आर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, इस तरीके से हम थीटा के बेसिस पे टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिमेट्रिसिटी, अगर हमें वाई एक्सिस के अबाउट चेक करनी है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है कि नहीं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, है ना। फिर से हम वैसा ही लेंगे, यहां पे एक पॉइंट लिया जिसका रेडियस आर है और एंगल थीटा है। अगर हमें वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है तो ये एक पॉइंट इस तरफ होगा, है ना। तो इस पॉइंट का, है ना, इस पॉइंट को अगर हम P और इसको Q बोलते हैं तो Q पॉइंट का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और रेडियस कितना होगा, R ही रह जाएगा। तो अगर आप R कॉमा थीटा, अगर आपके पास पॉइंट है और आप इसी एक्सप्रेशन में थीटा को पाई माइनस थीटा पुट कर देते हो, ठीक ना, और आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है, तो ये कर्व क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। जितना एक्स एक्सिस, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जैसा होगा लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम टाइप का होगा, ठीक है। इसी पॉइंट पे देखो, इसी क्यू पॉइंट पे, इस क्यू पॉइंट का लोकेशन क्या है, आर कोमा पाई माइनस थीटा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इक्वल है, तो अगर इक्वल होगा तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। इसी पॉइंट पे पहुंचने का और तरीका क्या हो सकता है, इसी पॉइंट पे पहुंचने का, तो देखो आर कोमा थीटा को, अगर आप इस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हो, यहां पे क्यू पॉइंट पे हम पहुंचना चाह रहे हैं, तो हमने तो पहले ये पाई माइनस थीटा किया था, याद होगा आपको, है ना। हमने यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, पाई माइनस थीटा लिखा है, ये वाला पॉइंट। लेकिन अगर हम इसी को इस तरफ एक्सटेंड करें तो ये एंगल एक्चुअली में कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप इसी पॉइंट पे पहुंचने का, आप इस डायरेक्शन से आओगे तो माइनस थीटा होगे, लेकिन अगर आप आर पॉजिटिव डाल दोगे तो आउटवर्ड जाना पड़ेगा, तो हमें यहां से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। तो हमें आर को भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, और थीटा को भी नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन के लिए ये कर्व क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना। सिमेट्रिसिटी हम कैसे देख रहे हैं, बस एक पॉइंट के लोकेशन से देख रहे हैं, और क्योंकि हमने उस पॉइंट को जनरल पॉइंट ले लिया है तो वो चीज हर पॉइंट के लिए वैलिड होगा। क्लियर है यहां तक। थर्ड आते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। यही सब सिमेट्रिसिटी हमने वहां पे भी पढ़ा था, कार्टेशियन में भी पढ़ा था, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा तो कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, देखो ये हमारे पास अगर एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक ना, और हमारे पास यहां पे कोई पॉइंट है आर कोमा थीटा, ठीक है। हमें इसके सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब कि ओरिजिन से इस तरीके, इस तरफ जाएंगे, है ना, और इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा अगर, है ना। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, है ना। तो ये इस पॉइंट का लोकेशन अगर हमने P मान लिया, और सेम ऐसा ही पॉइंट अगर हमें
यहां पे कहीं Q मिलता है, ठीक ना। ये Q पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। तो ये R और थीटा है, तो इस R और थीटा में हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा कि हम Q पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो Q पॉइंट का लोकेशन पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये एंगल थीटा था, ये एंगल कितना है, R है ना। इस लाइन का भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, है कि नहीं। आपको बस करना क्या है कि आपको आउटवर्ड नहीं जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है ना। तो आप आउटवर्ड नहीं जाके बैकवर्ड में मूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉमा थीटा पुट कर सकते हो, है कि नहीं। माइनस आर कॉमा थीटा पुट कर सकते हो, सेम लाइन पे है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो भी आप कर सकते हो, या नहीं तो अगर ये एंगल आपको नहीं लेना है, एंगल दूसरा लेना है, तो एंगल हम क्या ले सकते हैं, ये वाला एंगल ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो अगर आप थीटा के जगह पे पाई प्लस थीटा पुट करो, है कि नहीं। लेकिन क्या हमें आर को चेंज करना पड़ेगा, अब हम आर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें आउटवर्ड ही जाना है, क्योंकि आपने थीटा चेंज कर दिया है ना। तो थीटा आप थीटा प्लस पाई लिखोगे और आर की वैल्यू सेम लिखोगे, है ना। तो अगर ये सिचुएशन में दोनों चीजें इक्वल होती है तो हमारा जो कर्व होगा पोलर फॉर्मेट में वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। यानी ओरिजिन से जितना वो एक डायरेक्शन में होगा एग्जैक्टली उतना ही 180 डायरेक्शन में मूव करोगे तो फिर से आपको कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा, है ना। ये सब चीजें आप देख सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन में, है कि नहीं। जैसे अगर मान लो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन इजी सा इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, आर इक्वल टू ए मान लेते हैं या प्लस माइनस 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों होता है प्लस भी 1 भी और माइनस भी 1 भी, है ना। तो देखो अगर हम आर को थीटा को अगर हम चेंज करते हैं पाई प्लस थीटा तो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। यानी ये कर्व क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी होता है, सब कुछ होता है ना। तो सर्कल के केस में या डिफरेंट सिचुएशन में आप इस चीजों को कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसा ही हमने जब स्टार्टिंग में हमने किया था, है ना, तो वहां पे भी आप इस चीज को प्लॉट करके देख पाओगे कि हमारा जो कर्व है वो x के अबाउट सिमेट्रिक है या y के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। इसी में अगर मान लो कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट में सब कुछ पता है, ठीक है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने इसको बताया था, एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो अभी तक हमने जितना कुछ सीखा है वो सब किस में सीखा था, वो सब कुछ हमने कार्टेशियन में सीखा था। अब अगर हमें एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट में फाइंड करना है तो मान लो कि ये हमारे पास एक कोई इस टाइप का कर्व है, ठीक है, इस टाइप का एक कर्व है। तो हमें करना क्या होगा कि मान लो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमें करना क्या होगा, इस आर्क का एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे और उस एलिमेंट का हम एरिया लिखेंगे, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, r1 कॉमा थीटा 1, है ना। ये r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा का फंक्शन है और ये क्या होगा r2 कॉमा थीटा 2, ठीक है। तो हमें थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें एक छोटा सा सर्कुलर आर्क बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, याद होगा आपको, ये सब आपने फिजिक्स में भी किया होगा। और ये सर्कुलर आर्क जब बन चुका है तो इसका विड्थ हम कितना ले लेंगे, डी थीटा, है ना। और आर्क का एरिया कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, याद होगा आपको, ठीक है। और इसी को हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, है ना। तो थीटा 1 टू थीटा 2 और ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपको डिपेंड करेगा कि आपको कर्व किस शेप का दिया हुआ है ना। तो उस शेप के कर्व में आप अगर उसको पोलर में कन्वर्ट कर लेते हो
तो आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है ना। मैक्सिमम टाइम पे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने पे इजी हो जाता है, लेकिन बोर्ड में हम ये चीजें यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में कभी भी कुछ एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप डायरेक्टली पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व नहीं करोगे, है ना। नॉर्मल जो कार्टेशियन फॉर्मेट है बस वही फॉर्मेट आपको यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर कभी आता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पे हम ये अप्रोच लगा सकते हैं। बस ये चीज है कि उस मोमेंट पे आपको ये चीजें दिखाई पड़नी चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा शायद इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। तो उसके लिए बस क्या चीज है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें दिखाई पड़ेगी आपको कि ये चीजें भी हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये चीज आपको नहीं भी दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कार्टेशियन में आपने इतना क्वेश्चन किया है सब कुछ, तो आपको अच्छे तरीके से सब पता है कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है कि अगर आपको कभी ऐसा लगे, है ना, कि कार्टेशियन अगर आपको क्लिक कर जाए किसी सिचुएशन में, तो आप इस चीज को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज सिलेबस में नहीं है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चीज हमें कैसे होगा, ठीक है। अब ग्राफ पे आते हैं कि ग्राफ ऑफ पोलर इक्वेशन, ठीक है। तो कोई इक्वेशन अगर हमें पोलर फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसका हम ग्राफ डायरेक्टली कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉटिंग का इसमें बेसिक तरीका ये होता है कि हमें आर और थीटा में रिलेशन दिया होगा, है कि नहीं। यानी जनरली जो आपका इक्वेशन होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा फॉर्मेट का होगा, है ना। तो ये हमारे पास पोलर इक्वेशन होगा। हमें करना क्या है, क्योंकि पोलर में चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है ना, तो आप डायरेक्टली उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि सारा इक्वेशन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में है तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट का आइडिया अच्छे से है कि नहीं। और जनरली जो आपका इक्वेशन होगा वो साइन कॉस के टर्म में होगा, है ना। तो साइन कॉस के टर्म में अगर कुछ दिया हुआ है तो हम उससे कुछ ना कुछ वैल्यू तो कैलकुलेट करके निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो बेसिक आइडिया यहां पे यही है कि आप कुछ कुछ एंगल और थीटा को लेके कुछ प्लॉट करो और उन सारे डॉट्स को ज्वाइन करने का ट्राई करो, तो आपको एक कर्व का नेचर दिख जाएगा कि किस टाइप का होने वाला है ना। फंक्शन कहां पे कंटिन्यूस होगा कंटिन्यूस नहीं होगा ये आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है कि कर्व ड्रॉ करने के लिए जैसे एग्जांपल के थ्रू करते हैं, तो जैसे मान लो कि r इक्वल टू, ठीक है, r इक्वल टू मान लो 2.5 है ना। तो हमें करना क्या है कि देखो ये इक्वेशन है थीटा सॉरी r इक्वल टू 2.5 है ना। यहां पे हमें उसने थीटा नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक्चुअली में हर बार ये टेबल क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, साइड में टेबल क्रिएट कर लो और टेबल में हम वही वैल्यूज लिखेंगे जो वैल्यूज हमें पता है। तो इस तरफ आप थीटा लिख लो, इस तरफ आप आर लिख लो, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम पहले 0 पुट करेंगे, फिर 30 डिग्री पुट करेंगे, जो हमने 10th में पढ़ा था, सिर्फ वही सारी वैल्यू को चूज करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको इतनी वैल्यू चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, फिर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 180 डिग्री ले सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स भी आप चेक कर सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि हमें 360 तक जाना है। तो कुछ कुछ वैल्यू जो आपको लगे कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूं तो आर कितना होगा, 2.5 होगा। थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया कि हमें एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाना है, यानी ये इसी एक्सिस पे होगा और हमें कितना डिस्टेंस जाना है, 2.5। तो यहां पे कहीं पे 2.5 होगा, है ना। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आप प्लॉट करो यहां पे कहीं पे, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, है ना, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, है कि नहीं। तो देखो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे भी हमारा कितना है रेडियस, 2.5, है कि नहीं।
इस पे भी कितना है रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है, ये भी कितना है 2.5, ये भी कितना है 2.5, है ना। और ये कर्व क्योंकि सिमेट्रिक है, याद है सिमेट्रिसिटी माइनस वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये, तो चेक करोगे तो ये, और थीटा इक्वल टू 90 पे भी कितना होगा 2.5। तो देखो एक कुछ पॉइंट्स के लिए हमें ये पता चल गया कि ये कर्व कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, है ना, तो एक नेचर सा हमें दिख रहा है, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो सेम ऐसा ही ये चारों क्वाड्रेंट में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है कि इसी टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे देखना है कि ये वैल्यू एक्चुअली में जा कहां रहा है ना, क्योंकि कार्टेश रेडियल फॉर्मेट है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। तो अगर r कांस्टेंट हो तो ये चीज तो हमें डायरेक्टली अब दिखनी चाहिए कि r इक्वल टू अगर कांस्टेंट है ना, यहां पे हम लिख लेते हैं r इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो r इक्वल टू कांस्टेंट हमें क्या देगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है कि नहीं। तो ये बेसिक एक इनिशियल और बेसिक कर्व है जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम चीज हमने उसमें भी किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया था, इसी टाइप से हमने डिफाइन भी किया था, ठीक ना। वैसे ही अगर थीटा इक्वल टू π/3 होता है या कुछ भी एक एंगल ले लेते हैं, सिर्फ थीटा, ठीक है, रेडियस इसमें डिफाइन नहीं है, तो थीटा इक्वल टू अगर मान लो π/3 ले लिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2। तो अगर थीटा इक्वल टू π/3 है तो ये कौन सा कर्व डिनोट करेगा, ठीक है। सेम चीज आप वहां पे कर चुके हो आर्गुमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो ये सेम वही चीज है, ठीक है, क्योंकि ये r से इंडिपेंडेंट है तो r की वैल्यू कुछ भी होगी, थीटा हमेशा कितना होगा π/3 होगा, यानी हम यहां पे थीटा को चेंज नहीं कर सकते, यहां पे क्या चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, है ना। तो थीटा इक्वल टू π/3 मतलब क्या हो गया कि अगर आप डॉट लाइन से ड्रॉ करोगे तो देखो थीटा इक्वल टू π/3 ये एंगल है ना, और रेडियस से इंडिपेंडेंट है, यानी हर एक रेडियस के लिए हमें क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। तो अगर रेडियस 0 हो तो भी π/3 मिल रहा है, रेडियस 1 हो तो भी मिल रहा है, 2 हो तो भी मिल रहा है, यानी इस लाइन के हर एक पॉइंट के लिए हमें क्या मिलेगा, π/3 ही मिलेगा, है ना। तो थीटा इक्वल टू π/3 एक्चुअली में क्या हो जाता है, लाइन का इक्वेशन हो जाता है कि नहीं। थीटा इक्वल टू π/3 क्या हो जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो चीज है। अब इसके अलावा अगर हमें कोई भी थीटा, ये दोनों एक्सट्रीम केस हो गया कि एक थीटा से इंडिपेंडेंट है और एक रेडियस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर हमें कोई रेडियस और थीटा में किसी टाइप का रिलेशन दे तो हमें करना क्या है, बस यही चीजें हमें रिपीट करनी है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने ये ले लिया r इक्वल टू 2 sin थीटा, लास्ट क्लास में हमने इसको प्लॉट किया था, तो हमें करना क्या है, बेसिकली बस यही टेबल क्रिएट करना है साइड में, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए आप r की वैल्यू निकालो और सबको ज्वाइन करके देखो कि इसका नेचर क्या हो रहा है, और जो कुछ भी होगा हम उसको इस XY प्लेन पे प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा r हो गया। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो r कितना होगा, 0 होगा, यानी ये कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट निकल गया। सबसे इजी वाले पॉइंट्स आप लेते जाओ। थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होगी तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 1 हो जाएगा, दिख रहा है आपको। यानी यहां से हमें थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना, तो पहले एक 30 डिग्री वाला लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये हमारा 30 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है। जो जो एंगल आप ले रहे हो उस एंगल का पे एक लाइन ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, 90 डिग्री तक। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। और ऐसे ही हमें इसके आगे भी वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। कहां तक जाना पड़ेगा हमें, लास्ट में 2π तक, ठीक है। तो सारी वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको बस कैलकुलेट करके देखना है। 2π पे फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। π/4 पे वैल्यू कितना देगा, थीटा की वैल्यू π/4 होगी तो ये कितना हो जाएगा, √2, है कि नहीं। 60 डिग्री पे ये कितना हो जाएगा, √3, और 90 डिग्री पे ये कितना दे देगा, 2,
है कि नहीं। तो देखो इनिशियली ये 0 पे था, फिर इस 30 डिग्री वाले लाइन पे ये कहां पे पहुंचेगा, 1 पे पहुंचेगा, है कि नहीं। फिर कहां पहुंचेगा, √2 पे पहुंचेगा, फिर कहां पहुंचेगा, √3 पे पहुंचेगा, फिर कहां पहुंचेगा, √4 पे पहुंचेगा। √4 कितना हो जाएगा, 2, है कि नहीं। वैसे ही जब आप इस डायरेक्शन में 90 से लेके पाई वाला एंगल कैलकुलेट करोगे तो फिर से ये इसी टाइप की वैल्यू फिर से देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन वाला फंक्शन है तो ये इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में सेम चीजें देगा, है ना। तो आप जब लिखोगे तो ये इस टाइप का बनेगा। और इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि साइन एक कंटिन्यूअस कर्व होता है ना, तो आप इस सब को ज्वाइन करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये एक्चुअली में किस चीज का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। लास्ट क्लास में हमने इसको प्लॉट करके देखा भी था, ठीक है। तो ये बस कुछ कुछ पॉइंट्स को रख के हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट हमेशा नहीं होता है ना। कन्वीनियंट हम किसके केस में है, हम कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वीनियंस है। तो यहां पे आप चेक करोगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, है ना। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेंटर पे देख लेना आप इसका, ठीक है। तो और इसको अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, लास्ट क्लास में हमने किया था, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, r² इक्वल टू r sin थीटा, दोनों तरफ हमने r से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 2y, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये कार्टेशियन में इसका इक्वेशन। लेकिन हमने विदाउट इसको कन्वर्ट किए हुए कुछ पॉइंट्स को, डॉट्स को ज्वाइन करके हमने ये कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस होगा आपको तो ये चीजें आप जल्दी थोड़ा सा कर पाओगे, ठीक है। नहीं भी होता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्टेशियन हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें आपको सब कुछ अच्छे से पता है। बस ये मैं बता रहा हूं कि अगर कभी लगे कि आप कार्टेशियन में या पोलर में अच्छे से कर सकते हो, है ना, तो हम उसमें कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो r इक्वल टू हमारे पास 2 + 2 cos थीटा है, ठीक है, 2 + 2 cos थीटा। अब सोचो कि ये कैसा हो सकता है। तो देखो थीटा को अगर हम माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये कर्व एक्चुअली में क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा कर्व होगा, एक्स एक्सिस के नीचे भी सेम उसी टाइप का कर्व होगा, है ना। तो ये चीज हमें यहां से दिख गया तो अच्छी बात है। फिर पॉइंट्स को प्लॉट करो और एटलीस्ट अगर हम फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट में ड्रॉ करके निकाल पाए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम ऊपर वाले पार्ट में कर पाए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और इस चीज को हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, वीडियो सही आ रही है। ठीक है, दिख रहा है क्या, वीडियो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या एक्चुअली, बेसिकली बेसिक आइडिया बस यही है कि आप किसी तरीके से कर्व को क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को कैलकुलेट करके लिख पाओ, ठीक है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इसको कैलकुलेट करके लिख पाओ। अगर आप कैलकुलेट करके लिख पाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इस चीज को करना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है।
है ना। तो अब इस चीज में डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए कैलकुलेट करो कि दूसरे एंगल के लिए ये चीजें क्या निकल के आएगी, है ना। दूसरे एंगल के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास कोई दूसरा एंगल होगा तो आप दूसरे एंगल के लिए इसमें क्या लिख पाओगे, दूसरे एंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स के एंगल के लिए आप लिख पाओगे, क्या अलग अलग एंगल के लिए आप लिखो इसमें, है ना। खुद से ड्रॉ करो और देखो कि आप अलग अलग एंगल में अगर इस चीज को आप कर पाते हो तो सही है, ठीक है। तो r इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा है ना। r इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा है ना। r इक्वल टू 2 + 2 cos थीटा है, 2 + 2 cos थीटा। तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 के लिए कितनी वैल्यू होगी, थीटा इक्वल टू 0 के लिए कितनी वैल्यू होगी, तो cos 0 कितना दे देगा, cos 0 कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो टोटल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। अब सही आ रहा होगा, ठीक है, अब सही हो गया। तो देखो थीटा इक्वल टू, यहां पे थीटा लिखेंगे, यहां पे r लिखेंगे। थीटा इक्वल टू 0 के लिए r की वैल्यू कितनी होगी, 4, यानी जब स्टार्ट होगा हमारा तो कहां पे होगा, ये 4 पे होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू π/4 पे चेक करते हैं, ठीक है, और या 30 डिग्री पे चेक कर लो, 30 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट्स इजी सा दिखाई दे रहा है ना। कुछ ऐसा पॉइंट्स मतलब जो रूट वगैरह में आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ट्राई करो कि आप ऐसा पॉइंट्स लो जो इजीली आपसे कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, cos 30 कितना दे देगा, cos 30 √3/2, है ना। तो 2 + √3, है ना, कितना हो जाएगा, 2 + √3। बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप खुद से कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप खुद से कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, 30 के लिए ये हो जाएगा। 45 डिग्री के लिए कितना होगा, 45 के लिए 2 + √2, है ना। 60 डिग्री के लिए हमारे पास कुछ इंटीजर सा पॉइंट मिलेगा, तो वो कितना होगा, cos 60 1/2, तो ये टोटल 3 दे देगा, ठीक है। 90 डिग्री के लिए कितना होगा, 90 के लिए ये फिर से 2 दे देगा, है ना। 90 के लिए ये 2 दे देगा। और अगर 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो cos जैसे ही नेगेटिव होगा तो वो क्या होने लगेगा, फिर cos जब नेगेटिव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली चीजें फिर से नेगेटिव वैल्यू देने लगेगी, है ना, यानी ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोचो कि अगर हम पाई पुट करते हैं, ठीक है, पाई पे चलो, 90 के बीच में बहुत सारे एंगल है, उस सबको हम चेक नहीं कर रहे हैं। अगर हम पाई पे चेक करते हैं तो cos पाई कितना दे देगा, -2, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, 0, है कि नहीं। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिया, अब हम सिर्फ पाई तक ही काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये सिमेट्रिक अबाउट इस एक्सिस में, यानी ये स्टार्ट तो यहां से होगा, 90 पे कहां पे जाएगा, ये टोटल रेडियस 4 है तो ये 2 पे आएगा, है ना। और फिर से, है ना, देखो 60 डिग्री पे ये कहां पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो ये इसका 3 है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। बीच वाली वैल्यू को हम नहीं देख रहे हैं उतना, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया कि हमने वैल्यूज को पॉइंट मार्क किया, और एंगल जब पाई हो जाएगा तो फिर से हमें कहां पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है ना। तो देखो मैं एंगल एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ये 0 हो गया, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं 0 पुट कर रहा हूं, 60 पुट कर रहा हूं, 90 और पाई पुट कर रहा हूं, ठीक है।
तो ये 0 हो गया, ये हमारा 60 डिग्री वाला एंगल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री वाला एंगल हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, 180 डिग्री वाला हो गया, है ना। तो कर्व हमारा स्टार्ट यहां से तो होगा ही, ये धीरे धीरे मूव करके यहां तक पहुंचेगा 90 तक, है ना। लेकिन अब जो इसका रेडियस है, जब 90 डिग्री क्रॉस होगा तो इसका रेडियस 2 से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और कम होते होते उसे जब एंगल पाई हो जाएगा तो इसे कितना हो जाना है, 0 हो जाना है कि नहीं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये धीरे धीरे आके इस टाइप से मूव होके इसे यहां पे 0 पे पहुंच जाना है एंगल पे, है ना। तो ये देखो फर्स्ट हाफ में हमने इस टाइप से बनाया, और ऐसा ही कर्व हमें क्या करना है, दूसरे तरफ भी बनाना है, क्योंकि ये इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो कर्व कैसा होगा, इस टाइप का कुछ कर्व बनेगा आपका, है ना, ऐसा कुछ कर्व बनता है। और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं कार्डियोइड, है ना। कार्डियोइड का शेप ऐसा होता है। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, फिजिक्स में आपने किया होगा, है ना, कि रिवॉल्विंग सर्कल के किसी एक पॉइंट का जब हम लोकस निकालते हैं तो ये चीज निकल के आता है। याद करना आप एक बार, फिजिक्स में आपने शायद ये चीज किया होगा कभी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन लिख लो, है ना। फिजिक्स में ये यूज होता है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अ कार्डियोइड इज अ प्लेन कर्व, अ कार्डियोइड इज अ प्लेन कर्व ट्रेस्ड बाय a point on the perimeter of a circle that is rolling around a fixed circle, rolling around a fixed circle of the same radius। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक ये फिक्स्ड सर्कल है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये हम इसको हमने फिक्स कर दिया इसका यहां पे, और इसका रेडियस r है, ठीक है। इसी रेडियस पे क्या होगा, बफर कर रहा है क्या, बफर हो रहा है क्या, अभी सही है, डीजे सही है अभी, धृति ज्योति सही है, ठीक है। इस तरफ बारिश हो रही है इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, हेलो, अभी सही आ रहा है, अभी सही है क्या, ओके, हाँ, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा, डेफिनेशन लिख लो अगर नहीं लिखा था, या बफर हो रहा हो तो, या ऊपर वाला अगर कुछ छूट गया हो। ये हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया ये समझ में आ गया कार्डियोइड का, ठीक है। तो बस हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं और एक नेचर ट्रेस कर रहे हैं इस कर्व का कि ये कैसे मूवमेंट हो रहा है इसका, ठीक है। और सिमेट्रिसिटी अगर पता है तो आपका कर्व थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस कर्व को हम बोलते हैं कार्डियोइड, ठीक है। और कार्डियोइड का डेफिनेशन क्या होता है, कार्डियोइड इज अ प्लेन कर्व
traced by a point on the perimeter of a circle that is rolling around a fixed circle, fixed 2 बार हो गया, fixed circle of the same radius, है ना। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास एक ये सर्कल है जिसका रेडियस r है और इसी के ऊपर मैं एक और रेडियस बनाता हूं, एक और सर्कल बनाता हूं जिसका रेडियस भी r है, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो सर्कल है ये इसके अराउंड मूव कर रहा है, ठीक ना। इस सर्कल को हमेशा टच करते हुए इसके अराउंड ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो कभी ये यहां पे होगा इस टाइप से, कभी ऊपर वाला सर्कल यहां पे होगा, कभी यहां पे होगा, है ना। तो अगर आप इस जो मूविंग सर्कल है इसके किसी पॉइंट को ले लो, तो मान लो ये पॉइंट ले लिया, है ना। तो जब ये मूव होके यहां पे आएगा तो ये यहां पे आएगा, जब ये मूव होके आएगा तो फिर ये इधर पहुंचेगा, जब ये और रोल करेगा तो यहां पे आएगा, है ना। इस टाइप से कोई एक फिक्स्ड पॉइंट अगर आप P मार्क कर देते हो, ठीक है, तो P मार्किंग करने पे इस P का जो मूवमेंट होगा और जो कर्व निकल के आता है ना, वो कर्व सेम इसी शेप का होता है, इसलिए इसको कार्डियोइड बोलते हैं और फिजिक्स में ये चीज यूज होता है, इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नेम टाइप से कोई फंक्शन नहीं पूछा जाता है कि आपको नेम दे दे और फिर बोले कि ये ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। तो ये हमने किया, कार्डियोइड का एक कर्व हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इजी है ड्रॉ करना, बस आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करना है, पॉइंट्स को आप ध्यान दो तो आपको वो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कर्व हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक ना। और एक बार उसका नेचर पता चल गया तो आप कर्व को तुरंत ट्रेस करके लिख पाओगे। और अगर फिर हमें एरिया लिखने के लिए देता है कि इसका एरिया निकालो, तो आप सिंपली कर्व का इक्वेशन पता है, बस किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है वो आप इजिली लिख के शो कर पाओगे, ठीक है। तो इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कैलकुलेट करने में, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूंगा, आप घर पे ट्राई करना एक बार, ठीक है। r इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। प्लॉट करने का वही तरीका है ना। आप इसको प्लॉट करना, देखना कि ये कैसा निकल के आता है, ठीक है। या इसको बाद में करेंगे, इसको रहने दो अभी, इस वाले इक्वेशन को आप बाद में करना, इसको हम लोग कल करेंगे जब हम लोग लीप्स पढ़ेंगे, तो लीप्स में इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कार्डियोइड कैसा होता है शेप, ठीक है। इसी में कुछ बेसिक सा डेफिनेशन आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि हर एक टाइप का इक्वेशन कैसा होता है, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई बोलता है कि r इक्वल टू 2 प्लॉट करने के लिए, ठीक है, तो r इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का होगा, है कि नहीं। r इक्वल टू 2 साइन थीटा कैसा होगा, ये भी सर्कल का ही इक्वेशन होगा, लेकिन कहां पे होगा, अलोंग y एक्सिस पे आ जाएगा, है ना। r इक्वल टू 2 कॉस थीटा कितना होगा, ये कहां चला जाएगा, r इक्वल टू कॉस 2 थीटा को एक बार आप लोग खुद से चेक करना, है ना। कैसा बनता है, इस टाइप का बनता है, ये मैंने बताया नहीं है, बनाना कैसे है आपको पता है, ठीक है। आप ये ड्रॉ करना, और r इक्वल टू अगर -2 होगा तो क्या होगा, सेम वैसा ही होगा। तो r इक्वल टू +2 और -2 सेम ही कर्व होता है, ठीक है। इस वाले को r इक्वल टू कॉस 2 थीटा को प्लॉट करके देखना कि ये इस टाइप का सर्कल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थीटा इक्वल टू अगर π/4 होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास एक लाइन बनेगा जिसका एंगल स्लोप π/4 हो, है कि नहीं, इंक्लिनेशन π/4 हो। अगर थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। इस टाइप से डिफरेंट एंगल पे आपको डिफरेंट टाइप्स के कर्व मिलेंगे, है ना। थीटा इक्वल टू इस टाइप से, अगर ये कुछ एंगल है तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। तो लाइन कब बनता है और सर्कल कब बनता है, ये एक बेसिक आइडिया आपको चल गया होगा कि कर्व के केस में कि ये कैसा होता है, ठीक है ना।
अब देखो कि हमने किया क्या कि डिफरेंट सिचुएशन में हमने कर्व को ड्रॉ किया और देखा कि कर्व का इक्वेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना खुद से ड्रॉ करने का। ठीक है, डिफरेंट एंगल लेके और देखना, कल हम लोग चेक करेंगे कि ये इसका शेप ऐसा ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसी कर्व को हम लोग डिटेल में और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करना। r इक्वल टू, है ना, r इक्वल टू कॉस थीटा का हमें पता है कि नहीं। r इक्वल टू कॉस थीटा क्या होगा, 1 यूनिट का रेडियस होगा, और ये r इक्वल टू कॉस थीटा कैसा बनेगा, ऐसा एक सर्कल बनेगा, है ना, जस्ट अभी हमने ड्रॉ किया था। लेकिन जो हमें करना है, अब हम क्या करना है, अगर यहां पे 3 होता तो क्या हो जाता, रेडियस बस चेंज हो जाता, है ना, तो ये 3,0 से पास करने लगता। ठीक है, लेकिन अब जो हमें करना है, हम यहां पे एंगल थीटा था, यहां पे बस हमने एंगल चेंज किया, एंगल को क्या कर दिया, 2 थीटा कर दिया। ठीक है, अब एंगल चेंज करने से क्या ये सर्कल ही रहेगा या कुछ और बन जाएगा, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो मैंने बस एंगल को थीटा की जगह पे 2 थीटा पुट किया है। आप इसको चेक करना और प्लॉट करके देखना कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कर्व बन रहा है। ठीक है, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका सारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये बस हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ग्राफ वगैरह सब समझ में आ जाए, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे ग्राफ वगैरह बनता है, ये सब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज होगा नहीं, है ना, बहुत कम ही यूज होता है। बाकी आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे ये चीजें और डिटेल में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ करने का ट्राई करना, वही एंगल और थीटा का टेबल बना के, और सोचना देखना कि कैसा बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर यहीं से हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे फिर से। ठीक है, तब तक आप इसको ट्राई करो, और एरिया AUC वाले जितने क्वेश्चंस हैं उस शीट के क्वेश्चंस ट्राई करते रहो। ठीक है, और पहले के भी जो सब शीट्स बाकी है वो सब भी ट्राई करो, फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे कुछ दिन बाद, ये खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।